Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 11 subject biology. तो अपना जो चैप्टर था नंबर 9 कौन सा चल रहा था, बायोमोलिक्यूल्स चल रहा था। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है अपना टॉपिक, उसके अंदर अपने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे और कुछ अपने आज कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको कहा था इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको अपनों ने। अब जो बायोमोलिक्यूल्स थे मैंने तुम्हें इसका मीनिंग बताया था, डिटेल में बताया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने काफी कुछ बेसिक भी देखा था इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब अपने थोड़ी सी लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। लास्ट से सबसे पहले जो अपने आज जो है इसका थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं दोबारा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने क्या देखा था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके बेसिस पे अपनों ने जो कंपाउंड्स लिविंग के अंदर पाए जाते हैं वो कुछ एसिड सॉल्युबल होते हैं, कुछ एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ एसिड सॉल्युबल जो होते हैं उनके लिए अपनों ने देखा कि उनको अपने ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो एसिड इनसॉल्युबल थे उनको अपनों ने इनऑर्गेनिक बोला। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए अपनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, जिनके बेसिस पे अपनों ने फाइंड किया कि कौन से एसिड सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है, और इनके बेसिस पे अपनों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश भी की। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट लेक्चर के अंदर फिर अपनों ने क्या देखा कि जो अपनों ने मॉलिक्यूल्स देखे थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उनको अपनों ने केमिस्ट्री के बेसिस पे अलग तरीके से डील करना होता है और बायो के बेसिस पे अलग। तो मॉलिक्यूल्स वही होते हैं पर बायो के अंदर उसका मीनिंग थोड़ा सा ऐसे कह लो कि रिएक्शंस की वजह से उसको थोड़ा डिटेल में अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना देखना होता है कि वो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड कर रही हैं, या आपने को ये ध्यान में रखना होता है कि वो रिएक्शंस के अंदर कैसे वर्क कर रहे हैं। बायो के अंदर तो उनकी एक्टिविटी से लेके अपने को ये तक देखना होता है कि वो कहाँ तक अपना एक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा था बायो के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर था वही केमिस्ट्री के बेसिस पे और बायो के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या देखा था। अपने ने कहा था कि बायोलॉजी के बेसिस पे इसके अंदर कौन कौन से थे, अमाइनो एसिड्स है ना, सेकंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड लिपिड्स, यही था ना। इन सब चीजों को डील करना है उन्होंने बायो के बेसिस पे। तो बायो के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स जो थे उसके बारे में काफी डिटेल में मैंने कल आपको विद स्ट्रक्चर्स लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर क्लियर किया था। अमाइनो एसिड्स के अंदर एसिडिक जो बिहेवियर होता है उसके अंदर बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, साथ में एरोमेटिक, ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर के अंदर विद एग्जांपल्स बताई थी, विद स्ट्रक्चर्स बताई थी। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स अमाइनो एसिड्स के बारे में किए थे, जैसे कि उसके अंदर एक वेरिएबल एल्काइल ग्रुप अटैच था, हाँ ना, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि चेंज हो सकता है, क्या होता है, चेंजेबल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल या चेंजेबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये थोड़ी सी कार्बन का नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता, या जो इसके साथ सब्स्टिट्यूट्स ऐड होते हैं वो फिक्स नहीं होते। वेरिएबल होने की वजह से इसका साइंटिफिक नेम भी चेंज हो जाता है और इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें अपने किसमें देखी थी, अमाइनो एसिड्स के अंदर देखी थी। आज मैं आपने इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है लिपिड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर अपने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में देखते हैं। तो लिपिड्स के अंदर देखते हैं अपने पॉइंट है अपना यहाँ से, इसी के अंदर जो अभी तक अपना आपको पता है ना टॉपिक तो याद है ना, कौन सा चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था हाउ टू एनालाइसिस
दोबारा सुन लो, सैचुरेटेड बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि जो मैथेन, जैसे मैथेन है। अब मैथेन के अंदर क्या होता है, एन वाले क्या होते हैं सिंगल बॉन्डेड, ईन और आइन जिसके सफिक्स लग गया वो क्या होता है डबल और ट्रिपल बॉन्डेड। ये चीजें आपके सब 10th में थी, फिर भी दोबारा आपको रिवॉल्व करवा देती हूँ कि जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेन करते हैं वो कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड। समझ आ गया? तो यहाँ से जो फैटी एसिड होते हैं वो हो सकता है कि सैचुरेटेड हो और हो सकता है अनसैचुरेटेड भी हो, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन्स के बीच में या उनके ग्रुप्स जो सफिक्स वगैरह इनके साथ जो ऐड है, हो सकता है उनके साथ सिंगल बॉन्डेड भी हो, ये मे बी दे आर डबल और ट्रिपल बॉन्डेड ऑल्सो। अब आगे देखो, सिंपल लिक्विड जैसे ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बाद में सिंपल एक एसिड फैटी एसिड की बात करते हैं। सिंपल फैटी एसिड के अंदर मैं आपको ट्राई हाइड्रोक्सी कार्बन के एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ये जो नेमिंग है इनकी कंपाउंड्स की, ये आपको 10th के अंदर बताई गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आपको इतनी डिटेल में, वैसे 10th में थी नहीं, पर 11th के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में ये जो कंपाउंड्स की नेमिंग है ये सब आएंगे आपको। तो फिलहाल आप नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ट्राई हाइड्रोक्सी जो प्रोपेन है, इसको क्या बोला जाता है सिंपल, ये किससे बना होता है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से, कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ज्यादा स्ट्रक्चर्स के बारे में डीप में नहीं जाना अपने को, फिलहाल जो इनकी स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ वो सभी करना आपने। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बना लेते हैं आपस में ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब आगे देखो, यहाँ पे फैटी एसिड्स जो होते हैं, कई बार मैनी फैटी एसिड्स आर फाउंड विद ग्लिसरॉल्स, यानी कि कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं ग्लिसरॉल के साथ में कंबाइंड होकर अपना जो स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीट करते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर कई सारे कंपाउंड्स जो है वो मिलकर लिपिड्स वगैरह बना लेते हैं। पर अगर उसमें सिंपल एक अगर ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल की अगर अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि वो क्या स्ट्रक्चर होती है, तो अपने उसके बारे में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप्स जो होते हैं प्रोपेन की स्ट्रक्चर इसके साथ में ऐड होते हैं जिसके साथ ये बाइंडेड होते हैं इस तरीके से। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल की। अब इसके अंदर आप ये भी देखोगे कि इसमें 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होता है तो इसको प्रॉप बोला जाता है ना, और हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ 3 अटैच है तो इसको क्या बोला जाएगा, और ऐड किससे साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो सिंपली इसका क्या नाम होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, और इसका जो नॉर्मल साइंटिफिक नेम है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोल देते हैं अपने, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो सिंपली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर भी बने होते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल होता है ये भी एक टाइप का लिपिड है, फैटी एसिड बोल सकते हैं आप इसको। तो ऐसे कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। आगे अपने कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। ये तो यहाँ तक बात होगी लिपिड्स के वाटर इनसॉल्युबल होने की। कुछ पॉइंट्स अपनों ने देखे, कुछ कंपाउंड्स देखे, अपनों ने ये भी देखा कि सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है। आगे अपने देखते हैं कि जो ये फैटी एसिड वगैरह होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं और डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड का। देखो ये जो मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड है, इनके अंदर क्या होता है ना कि जो फैटी एसिड और साथ में जो ग्लिसरॉल आपस में कंबाइंड होते हैं, जो कौन कंबाइंड होते हैं, ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर आपने नोट कर ली होगी। देखो इसके अंदर जो ग्लिसरॉल है साथ में इसके जो फैटी एसिड है, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर जब आपस में मिल जाती है, और फैटी एसिड XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। अपने सिंपल एक फैटी एसिड को कॉमनली लेकर चलते हैं, तो जब ये दोनों
इनके कॉम्बिनेशन से यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बन जाता है जिसको एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। इसी के बेसिस पे अगर सिंगल एस्टर बॉन्ड है तो उसको मोनोग्लिसराइड बोला जाएगा। अगर एस्टर बॉन्ड डबल है तो उसको क्या बोला जाएगा? डाइग्लिसराइड। अगर एस्टर बॉन्ड ट्रिपल है यानी कि 3 है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। समझ आ गया? तो सिंगल है जो मोनोग्लिसराइड, डबल है उसको डाई एंड जो ट्रिपल है उसको ट्राई। अब देखो क्या होता है, इन ग्लिसराइड्स को मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे आगे 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया। यानी कि ग्लिसराइड्स को पता चल गया आपको, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को ओवरऑल क्या बोला जाता है? ग्लिसराइड्स। और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड भी आपको पता चल गया कि एस्टर बॉन्ड के बेसिस पे इनको मोनो, डाई और ट्राई के बेसिस में डिवाइड किया गया है। अब ये जो ग्लिसराइड्स हैं, जो अपने ग्लिसराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको आगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। किसमें? फैट एंड ऑयल्स। अब आपको एक बात बता दूं, फैट जो होते हैं क्या होते हैं? फैटी फैट जो होते हैं और जो ऑयल होते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब ऑयल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लो होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। और फैट्स का क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। अब लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है फैट्स का, हाई होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? ऑयल जो होता है फिल्टर में ऑयली रहता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा मतलब कि लगभग मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तभी क्या होता है? ये ऑयल सर्दियों के अंदर भी जमते नहीं है। समझ आ गया? यानी कि टेम्परेचर इतना कम होने में टाइम लगता है, यानी बहुत ही जब ज्यादा सर्दियां हो उस टाइम पे ऑयल जो होता है सॉलिड फॉर्म में आता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। बट नॉर्मली टेम्परेचर इतना कम रेयर कंडीशंस में होता है, यानी माइनस में चला गया, बहुत कम हो गया, ये रेयर कंडीशंस में होता है। इस वजह से सर्दियों के अंदर भी आपने देखा होगा ऑयल जो होते हैं कम सर्दियों के अंदर तो आपको लिक्विड मिलेगा, पर अगर बहुत ही ज्यादा सर्दियां होंगी तब वो कुछ सेमी सॉलिड सी फॉर्म में आपको मिलेगा। पर जो फैट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घी वगैरह, ये सब फैट में आता है। घी वगैरह आपने देखा होगा अगर थोड़ी सी भी ठंड हो जाती है, मान लो टेम्परेचर कितना है इनका, आप ऐसे मान लो 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, इतने भी क्या होते हैं वो जम जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। अगर इनको अपने मेल्ट करते हैं तो इसको अपनों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी कुछ 35 या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट होते हैं। और ऑयल्स क्या होता है? थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल मेल्टिंग स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फैट्स एंड ऑयल्स। आगे देखो, अब ये तो बात होगी फैट और ऑयल की, विंटर्स के अंदर भी देख लिया क्या इफेक्ट पड़ता है और समर्स में भी देख लिया। अब आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर क्या मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। अब देखो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस कंटेन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। ये चीज नेक्स्ट अपने पॉइंट ऐड कर लो, द लिपिड्स which contain phosphorus, which contains phosphorus are known as phospholipids। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गई? what are the phospholipids? the lipids which contain phosphorus। तो इनको क्या बोला जाता है? phospholipids, ठीक है। अब ये जो phospholipids होते हैं ये कहाँ मिलते हैं अपने को? सेल मेम्ब्रेन में। अब देखो इसका एग्जांपल अगर अपने देखें लेसिथिन, लेसिथिन क्या होता है? एक एग्जांपल है जो स्पेशली न्यूरल टिश्यूज में मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूरल टिश्यूज में। क्या एग्जांपल है अपना? लेसिथिन। कहाँ मिलता है ये? साइड भी अपने को पता नहीं है, न्यूरल टिश्यूज में। न्यूरल टिश्यू समझते हो ना, नर्वस से रिलेटेड जो टिश्यूज होते हैं, तो न्यूरल टिश्यूज के अंदर क्या मिलता है अपने को? लेसिथिन मिलता है। अगर हम लेसिथिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी अपने देख ही लेते हैं इसकी।
यहाँ पे देखो कि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो इसके अंदर एक फॉस्फोरस बॉन्ड जो यहाँ पे अटैच हुआ है साथ में, जिसकी वजह से अपनों ने इसको क्या बोला है, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, पर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है। यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड भी अटैच है इसके साथ में, और नाइट्रोजन के साथ में आगे 3 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो इधर वाली स्ट्रक्चर की बात होगी। इसके बाद में यहाँ पे जो CH ग्रुप है इसके साथ में एस्टर बॉन्ड है। क्या जुड़ा हुआ है, एक एस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये देखो तो फॉस्फोलिपिड्स जो है क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स। तो आपको सामने साफ ही दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लर्न करने में भी अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एस्टर बॉन्ड तो ये साफ ही दिख रहा है, दूसरा एस्टर बॉन्ड ये रहा, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स अपने सिर्फ इसलिए बोला बिकॉज इट हैज फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, इस वजह से अपने इसको क्या बोल दिया, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जाने से पहले अपने इसे थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। लिपिड्स जो थे आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लिपिड्स के अंदर हमने क्या क्या देखा कि बेसिकली ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सबसे पहला पॉइंट। तो फिर इसके अंदर हमने देखा था जैसे अमाइनो एसिड्स के अंदर R अल्काइल ग्रुप जो जुड़ा होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि इसके ऊपर उसके साथ में कार्बन के नंबर्स होते हैं, कहां तक कंटेन करते हैं, 1 to लेके 19 20 तक भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखें कि अपने इसके अंदर फैटी एसिड जो थे बेसिकली उनको लिपिड्स को फैटी एसिड बोला जाता है। एग्जांपल क्या देखा था हमने, पालमेटिक एसिड का। ठीक है, उसके अंदर कितने थे, कार्बन 16 थे। अब उसके बाद में एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसको उन्होंने क्या बोला था, उस एसिड का नाम था आर्कियोडोनिक एसिड, जिसके अंदर कार्बन जो थे 20 थे। और इसके अंदर उन्होंने क्या देखा आज कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर्स में थी जैसे ग्लिसरॉल की, ग्लिसरॉल भी क्या एक टाइप का लिपिड ही है। तो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ग्लिसराइड्स। क्या बना लेते हैं, ग्लिसराइड्स, जिनके अंदर क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एस्टर बॉन्ड के बेसिस पे उनको अपनों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब ग्लिसराइड्स को उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया, फैट एंड ऑयल। फैट का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है ऑयल से, और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, फिर उन्होंने इनके इफेक्ट्स देखे समर्स और विंटर के अंदर। एट लास्ट उन्होंने ये देखा कि अगर एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया, फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोरिक एसिड्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उन्होंने इसका एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल था, लेसिथिन। लेसिथिन की उन्होंने स्ट्रक्चर देखी और सारी चीजें अपने को अपने आप क्लियर होगी कि हाँ ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और अपने इसके बारे में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको थोड़ा सा लर्न करना, पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो है इसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए, वो अभी पूरे हो नहीं पाएंगे, और अगर मैंने आपको अभी करवा दिया तो ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।